दूसरी चीज, अगर कोई भी इकोनॉमिस्ट, कोई भी जो है जो विचारक है, वो ये कभी नहीं कहेगा कि आप सब्सिडी कैश के तौर पे ले जाइए और आप किसी व्यक्ति को दे दीजिए कि अब तुमने इसी से महीने का खर्चा चलाना है। ये हेल्दी सिस्टम नहीं है, हेल्दी साइन नहीं है। आपको ऐसा व्यवस्था लागू करनी है कि वो 600 की जगह 6000 खुद अर्न करने की स्थिति में पहुंचे। जी, उसके अंदर वो क्षमता पैदा हो, उसके अंदर उसके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि वो 6000 खुद कमा सके, ना कि वो सरकार से महीने भर सब्सिडी 600 की सब्सिडी का वेट करे। इस ऐसे सिस्टम को बनाने की जरूरत है और उस दिशा में काम करने की जरूरत है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चाहे वो बीएसपी हो या एसपी हो। हर व्यक्ति को इस दिशा में सोच के चलना पड़ेगा। जी, संजीव उपाध्याय जी, चूँकि आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं इतना अच्छी तरह समझता हूँ कि राजनीतिक समझ आपकी जो है वो, और जो निष्पक्षता है सोच की, हिमाचल की हार को क्या आपको नहीं लगता कि बहुत मथने की ज़रूरत है? ये हार नहीं होनी चाहिए थी, ये इसको बड़ी आसानी से जीत में तब्दील किया जा सकता था। नहीं, उसके लिए देखिए हमने बताया ना आपको, चिंतन बैठक वगैरह होंगी, ये बड़ी जो स्तर पे होंगी, तो उसमें पता चलेगा किस क्या क्या विषय, क्या कमजोरियां रही हैं। लेकिन अब तो हम यही कह सकते हैं कि ठीक है, प्रजा ने जो अब जन ने हमको विपक्ष में बैठने का मौका दिया, विपक्ष में बैठेंगे। अभिषेक से बात करूंगा मैं। अभिषेक, स्वीकार करने में कोई परेशानी थोड़ी है इसमें। अभिषेक, ऐसा नहीं लगता कि कुल जो तस्वीर बन के सामने आई है, इसमें कांग्रेस के लिए खुश होने की चीज़ें ज़्यादा हैं बनस्पत बीजेपी के? उनके पास कुछ नहीं था हिमाचल में और गुजरात में। बिल्कुल सही है, हिमाचल भी उनके हिसाब से जा चुका था जी, लेकिन हिमाचल बाद में एक टर्न हो गया क्योंकि बीजेपी की वहाँ पे निरंकुशता रही जी। वहाँ काफ़ी अच्छा कोई काम नहीं किया गया, लीडरशिप भी थोड़ा कमज़ोर हुई और कार्यकर्ताओं का जो है विश्वास ये लोग बना नहीं पाए जी। दूसरी बात ये कह रहा था कि जो यूपीए 1 का, जैसे अनुराग जी ने कहा कि ये व्यवस्था बदल गई। यूपीए 1 में करप्शन इस लेवल पे नहीं हुआ जितना यूपीए 2 में हुआ, और कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट वाली बात यूपीए 1 में ज्यादा थी। यूपीए 1 में था, यूपीए 2 में कुछ हो गया बात नहीं है। यूपीए 2 में क्या हुआ कि पता लगा कॉमनवेल्थ गेम के नाम पे लोग आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, 80,000 करोड़ रुपए उसमें खत्म हो गए, 78,000 समथिंग, 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने खा लिए। 2G स्पेक्ट्रम में 1.25 लाख करोड़, मतलब कोई 10,000 करोड़ से नीचे आता ही नहीं है। आप एक कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने कहा कि इतना छोटा सा 90 लाख रुपए का कोई घोटाला पकड़ा गया। 90 लाख का घोटाला, ये तो बहुत कम है। वो इनका जो था साइकिल वाला, साइकिल था ना ये विकलांग वाली, तो उसमें कहा 90 लाख रुपए घोटाला, ये तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो बहुत कम का है। इसका मतलब 90 लाख मत करो, 1000 करोड़, 2000 करोड़, ये एक्चुअल में जो इनबैलेंस हुआ है। अब यूपीए 1 का जो कार्यकाल खत्म हुआ, यूपीए 2 शुरू हुआ 2007 से। 2006 के आसपास जो महंगाई का रेशियो था, महंगाई पूरे वर्ल्ड में इस तरह से नहीं बढ़ती है। पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन का रेट 2%, 3%, 2.5% होता है। यूरोपियन कंट्रीज में भी यही रहा। अमेरिका की इकोनॉमी एक टाइम बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक थी, उस समय वहां पे 6%, 5.5% इस तरह था। लेकिन जो इंडिया में ब्लैक मनी का इन्फ्लुएंस हुआ है, उससे सारी व्यवस्था चौपट हुई है। महंगाई 100% नहीं बढ़ी है, 800%, 700% इस तरह से बढ़ गई। उसी का नतीजा है कि ये और भी चीजों में बढ़ा हुआ है, क्राइम बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है। ब्लैक मार्केट ही इस देश के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है, सबसे ज्यादा हुआ। समाज में जब 2 वर्ग बनेंगे, अमीर और गरीब, तो क्राइम रेट बढ़ेगा। अगर आप एक वर्ग तो अमीर होता जा रहा है, दूसरा वर्ग गरीब होता जा रहा है, ये चीज जो ये सिचुएशन होती है, ये मल्टीनेशनल्स के लिए और जो वेंडर जो बाहर से आ रहा है उसके लिए आइडियल सिचुएशन होती है, क्योंकि जो अमीर और अमीर हो रहा है वो उसका बायर अल्टीमेटली बनेगा। जो गरीब है वो तो उसका बायर ना था, कभी था ना बनेगा। उसके पास फाइनली क्या होगा, उसके जीवन शैली में थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। वो जाके किसी मॉल या मल्टी ब्रांड शोरूम में जाके शॉपिंग नहीं करेगा, उसको वो तो अपने जीवन शैली में थोड़ा सा सुधार कर लेगा, अपना एक पक्का घर बनवा लेगा या छोटा मोटे लेवल पर सुधार कर लेगा। लेकिन जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होगा तो वो उसका बायर बनेगा। मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे कि ये जो है, जब हमें मालूम है कि हमारे यहाँ की व्यवस्था इस लायक नहीं है कि बाहरी एफडीआई का सामना कर सके, हमारी व्यवस्था इस तरह की नहीं है कि बाहरी ब्रांड्स इंटर कराए जाएं, जब हमारी व्यवस्था को हमने इतना एस्टेब्लिश नहीं किया आज 60 सालों में, 65 सालों में, तो क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती थी कि बाहर से एफडीआई को इनवाइट किया जाए, या हर वो चीज जो है जो फॉरेन पैटर्न में है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट भी मैं मानता हूं। अगर नैतिकता की हमें बात करनी थी तो वहां पे दो जो है दो दल, बड़े दल वहां पे डिबेट में तो जो है इस बिल का विरोध कर रहे थे और उसको जो है जितवा भी रहे थे। पहले लोकसभा में एब्सटेन करके और राज्यसभा में एक दल ने एब्सटेन किया। नैतिकता की तो बलि चलते हुए दिखी। पॉलिटिशियन में नहीं कहेंगे। संजीव जी से मैं इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहूंगा। राजनीतिक बिरादरी से आप आते हैं, राजनीतिक पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम सभी यहाँ पर पत्रकार हैं, इसलिए ये बात जाननी समझनी इस जनता के लिए भी बहुत ज़रूरी है
कि नैतिकता का जो इंतहाई पतन हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, उसको रोकने थामने के लिए, जो कि आप कहते हैं आप पार्टी विद द डिफरेंस है, आपको लगता है आपको शुरुआत करनी चाहिए? नहीं, उसी के लिए देखिए मुझे जो कारण ये यहाँ फिर बताते हैं, नैतिकता का जो पतन हुआ है उसमें ये सरकारें भी दोषी हैं। देखिए अगर इसके बिल्कुल आप मूल रूप में जाएंगे, नीचे नींव के पत्थर जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ एजुकेशन उस प्रकार की नहीं है। मात्र ये कारण? हाँ नहीं, ये मात्र हम आपको बता रहे हैं, एजुकेशन एक नैतिक शिक्षा हमको पढ़ाई जाती थी, एक पुस्तक दी जाती थी, वो तक हटा दी गई है। देखिए ये जो नैतिकता के पतन की बात कर रहा हूँ, हमको अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, ये लोग दिखा रहे हैं, बड़े बड़े बाग दिखा रहे हैं, बड़े बड़े मॉल दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, लेकिन हमको संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, और इसमें सरकार भी दोषी होती है। अभी कहा देखिए सरकार का सबसे बड़ा कारण महंगाई बढ़ने का भी मुद्दा आया है। सरकार ने कितना घोटाला, आपको 2G वाला घोटाला हुआ है, आदर्श सोसाइटी घोटाला हुआ है, उसके बाद कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला हुआ है, पनडुब्बी घोटाला हुआ है, और ये लाखों, यानी जो जनता सोच भी नहीं सकती थी जन की इतने बड़े घोटाले होते हैं, कोई लाखों लाखों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं। उसी के कारण आज जो देश इस कगार पे जा रहा है। और दूसरा ये 600 रुपये लागू कर रहे हैं, जो अभी वर्मा जी ने कहा, इसे इनकी बात का मैं कहना चाहता हूँ, ये 600 रुपये जो ये कैश फूड जो दे रहे हैं, इसकी जगह सही से योजना बनाकर यहाँ के नागरिक को, जन को उसे काम दें, व्यापार दें, कुछ भी दें, मजदूरी दें, मजदूरी के कुछ उसको कार्य, जिससे कि उसकी आत्म क्षमता बढ़े, ना कि वो गिर जाए। और अगर आत्म क्षमता बढ़े, ना कि उसे गिर जाए। अगर आप 600 रुपये वाली बात, तो बताइए 600 रुपये में क्या गुजारा हुआ एक परिवार का? आपने महंगाई कहाँ ले गए? क्या 4 रुपये में एक व्यक्ति पूरे दिन में भोजन कर सकता है? आपको सारा विषय पता है देश का कि क्या चल रहा है देश में। सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। इसमें जो पैसा जाना है फाइनली वो टैक्स पेयर का पैसा जाना है। टैक्स पेयर जो एक बहुत ही लिमिटेड सा क्लास है, उससे पैसा लिया जाता है और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर आप इसको गहराई में जाइए, टैक्स पेयर जो है वो कभी गवर्नमेंट बनाने या गिराने की डिसाइसिव पोजीशन में नहीं होता। वो वोट बैंक कभी किसी सरकार का नहीं होता है। उससे पैसा लेके उधर डाइवर्ट किया जाता है जो वोट बैंक होता है, और उसको भी आप बेसिकली अब अपग्रेड नहीं कर रहे हो, आप उसको एक्चुअली बेकार कर रहे हो कि वो कल को किसी काम करने की स्थिति में ही ना रह जाए। तो इस टाइप की सिचुएशन, कोई बड़ी आइडियल सिचुएशन यहाँ पे कोई भी सरकार नहीं बना रही है। जी। और जो शिक्षा की बात करी, संजीव जी ने बहुत सही बात बोली है कि जो आज़ादी के बाद सबसे पहले जिस चीज़ पे, दिशा पे हमें सोचने की ज़रूरत थी, वो 2 चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत थी। एक थी हमारी शिक्षा पद्धति और दूसरी हमारी पुलिस व्यवस्था। इन दोनों सेक्टर पे कभी भी काम नहीं किया गया। जो अंग्रेज़ों ने हमको दे दिया, 1861 का CRPC IPC चल रहा है, हमें जो अंग्रेज़ों ने दे दिया हम उसको आज तक चलाते आ रहे हैं। हमारी शिक्षा पद्धति जो डिस्कोर्स पे आधारित थी, जो एक खुद बड़ा ज्ञानी समझदार आदमी लोगों को त्याग की, देश के लिए जीने की जो शिक्षा देता था, वो देने वाला नहीं रह गया। हमें एक समय तक क्लर्क बनाने की शिक्षा दी जाती थी, आज की शिक्षा पद्धति हमें सेल्समैन बनाने की शिक्षा दी जाती है। बहुत बेहतर बात कही। इसके अलावा मैं बोलना चाहता हूँ, ये अपने भी साथ में बीती हुई, अभी देखिए है नैतिकता की बात आई है, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी मैं टिप्पणी है कि अभी सेक्टर 62 नोएडा से अभी एक बोलेरो कार चोरी हो गई, C ब्लॉक से कोई चोर ले गए, उसके लिए एक FIR सेक्टर 58 में हम दर्ज करने पहुंचे, FIR देने। तो रिसीव करने के लिए हेड मोहर, देखिए नैतिकता कहाँ हो रही, वो रिसीव करके FIR तो कर ही नहीं रहा है, रिसीव करने के लिए भी तैयार नहीं था। इस प्रकार देखिए आम जनता कैसे जाएगी, आम जनता के साथ क्या होगा जब हम जैसे व्यक्ति जा रहे हैं। अभी जो गैंगरेप की घटना हुई है उसमें भी नैतिकता का बहुत बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर ये तो हो ही रहा है, लेकिन एक बात तय है कि अगर वापस अपने विषय पर आए जिससे हमारी बात शुरू हुई थी, और वो ये है कि गुजरात की जनता ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को मैंडेट देकर उनके केंद्र में राजनीतिक जो उनका भविष्य है उसको बहुत प्रबल किया है, और बीजेपी को मंथन करने की ज़रूरत हिमाचल में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी आज हीरो बन के उभरे हैं, और जैसा कि हमारी ये टीम कह रही है, दिल्ली अब दूर नहीं, ये संभवतः उनके दिमाग में है, उनके समर्थकों के दिमाग में है, और ये आगे आने वाले दिनों में चर्चा का विषय निश्चित रूप से रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका अनुराग वर्मा जी यहाँ स्टूडियो में आने के लिए, अभिषेक पांडे आपका भी, और संजीव उपाध्याय आपका भी, और इसके साथ ही हमारी इस महा कवरेज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।